नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। कवर स्टोरी में आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, लालू फैमिली में पारिवारिक गृहयुद्ध में क्या लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। लालू ने साइड चुन ली है। इस परिवार की भी बात करेंगे। इसके अलावा बाबा बागेश्वर की हिंदू पदयात्रा में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने क्या बयान दिया, जिसको लेकर बवाल छिड़ गया। उन्होंने कहा कि ओम शांति की जगह ओम क्रांति का टाइम अब आ गया है। लोग कह रहे हैं संविधान विरोधी बयान दे दिया। इसकी भी बात। कवर स्टोरी नंबर 3, अल फलाह के डॉक्टर आतंकी दिल्ली में रॉकेट अटैक की साजिश कर रच रहे थे क्या? हवाई हमला करने की तैयारी कर रहे था क्या? एक बहुत बड़ा खुलासा। और कवर स्टोरी नंबर 4 में शेख हसीना को फांसी की सजा पर बांग्लादेश में कैसे खुशियां मनाई जा रही है। शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है। फांसी की सजा, ये बहुत बड़ी खबर है। शेख हसीना के खिलाफ यह फैसला ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने किया। शेख हसीना को मौत की सजा का ऐलान हुआ। हालांकि वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। जब मौत की सजा का ऐलान हुआ, कोर्ट में जमकर तालियां बजाई गई। मौत की सजा पर कोर्ट में तालियां बजाई गई। ये तस्वीरें कोर्ट रूम की हैं, जब शेख हसीना के खिलाफ कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था। जैसे ही कोर्ट ने मौत की सजा का फैसला सुनाया, कोर्ट रूम में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। पूरा कोर्ट रूम किसी पार्टी की रैली जैसा हो गया। मौत की सजा सुनाई गई शेख हसीना को। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने खड़े होकर लोगों से शांत रहने की अपील की है। वहीं कोर्ट के अंदर एक वर्ग ऐसा भी था जो रोता हुआ नजर आया। शेख हसीना के समर्थक मौत की सजा का ऐलान सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद शेख हसीना के समर्थकों के आंखों से आंसू निकल गए। ये दो अलग अलग तस्वीरें। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। ये वो तस्वीरें जहां कोर्ट रूम में तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा। और ये वो तस्वीरें जहां शेख हसीना के समर्थकों की आंखों में आंसू नजर आए। कोर्ट ने आज शेख हसीना को 5 मामलों में दोषी करार दिया गया है, जिसमें से सबसे बड़ा मामला 2024 में छात्रों की हत्या का आदेश देने और हत्या के लिए उकसाने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार ने, बड़ी खबर है, भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी। एक बार हम वो तस्वीर अगर दिखाएं, जब मौत की सजा का ऐलान हुआ तब कैसे तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पूरा कोर्ट रूम। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। To inflict her with only one sentence, that is sentence of death. We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. We have decided. तो कोर्ट रूम में तालियों की गड़गड़ाहट, लेकिन उधर परिवार में कौन सी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है? लालू परिवार में परिवारवाद का चैप्टर क्लोज। बात अब इसकी। जंगल राज है, 20 साल से इनका जंगल राज चल रहा है। बलात्कारियों का राज चल रहा है। उनको जल्दी भगाना है। बिहार की जनता इधर भगाने वाली है। सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है। अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। कौन है ये रमी? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है। कैसे लालू जी के घर में उड़ा रहा है? अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को इसने किडनी तक दे दिया।
जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नतीजे जो भी आए हैं, पर लालू यादव जी को अपनी बेटी के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। एक पिता का धर्म है। बेटी, बहन और माँ, ये हमारे सनातन संस्कृति का सम्मान है, और अगर जो इस पे आंसू निकलते हैं तो वहाँ शांति और सुख नहीं रहता है। सोचकर देखिए, बिहार में महिला सुरक्षा के नाम पर आरजेडी वोट मांग रही थी। यहाँ परिवार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। रोहिणी आचार्य की तरफ से कहा गया, चप्पल फेंकवाई गई, गालियां दिलवाई गई। परिवार के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं, और यहां बिहार की बेटियों की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। और ये ठीक कहा था, बीजेपी की तरफ से अंदेशा जाहिर किया गया था, चुनाव पूरा होने दीजिए, पार्टियां टूट जाएंगी, परिवारवाद का चैप्टर क्लोज होगा। मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक परिवारवाद का चैप्टर क्लोज। सारी परिवारवादी पार्टियों का यही हश्र हो रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में अब तक की सबसे शर्मनाक हार के बाद लालू के नेतृत्व में आरजेडी ने आज समीक्षा बैठक की। सुनिएगा, इस बैठक में जानने की कोशिश हुई कि आरजेडी का सबसे ताकतवर, सबसे भरोसेमंद MY मुस्लिम यादव समीकरण क्यों फ्लॉप हो गया, मुसलमान क्यों आरजेडी से दूर हुए। लेकिन आरजेडी की यह बैठक बिना किसी समीक्षा के खत्म हो गई। इस बैठक में सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ, तेजस्वी आगे भी काम करते रहेंगे और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तेजस्वी दुलारे, रोहिणी किनारे। लालू ने भी तेजस्वी के सर पर हाथ रखा है। यही नहीं, लालू ने फिर से तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ने दिशा निर्देश में ही आरजेडी आगे का सफर अपना तय करेगी और घर का विवाद घर में सुलझा लिया जाएगा। चप्पल मारने का आरोप है रोहिणी पर, जिन्होंने किडनी दी अपने पिता को, उन पर चप्पलें मारी गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रोहिणी की तरफ से खुद कहा गया। लालू की मौजूदगी में यह साफ हो गया कि 2 दिन पहले रोहिणी आचार्य ने टीम तेजस्वी, अपने भाई पर जो आरोप लगाए थे, टीम तेजस्वी, उन्हें लालू और आरजेडी ने पूरी तरह से नकार दिया है। लालू प्रसाद यादव पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। शायद इसलिए दबी जुबान आरजेडी के कई नेताओं की मांग है कि लालू प्रसाद यादव को पार्टी की हार से पहले परिवार के बंटाधार की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर अपने परिवार की बेटी के हितों की रक्षा नहीं कर पाए तो साहब बिहार की बेटियों के हितों की रक्षा कैसे करेंगे। आरजेडी के कई नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। क्या क्या सवाल है, सुनिए। अपनी बेटी रोहिणी को चप्पल से मारे जाने की बात पर लालू मौन क्यों है, लालू चुप क्यों है? क्या रोहिणी झूठ बोल रही है? और अगर वो सच बोल रही है तो लालू प्रसाद यादव मौन क्यों है? क्या लालू अब पार्टी के बाद परिवार से भी कंट्रोल खो रहे हैं? तीसरा, जब बेटी रोते हुए घर छोड़ रही थी तो लालू प्रसाद यादव की भूमिका क्या थी? क्या वो वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने क्या किया? नंबर 4, अगर रोहिणी पर चप्पल उठाई गई, गालियां दी गई, ये अगर मगर का सवाल नहीं है, रोहिणी खुद कह रही है कि हां मेरे पर चप्पल उठाई गई, तो लालू ने क्या हस्तक्षेप किया था? नंबर 5, किडनी देकर जान बचाने वाली बेटी से ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्या स्वीकार्य है? और रोहिणी को अपमानित करने के आरोपी संजय यादव, रमीज खान पर कार्रवाई तो दूर, जांच की बात भी लालू ने अब तक क्यों नहीं की है? साफ सवाल उठ रहे हैं कि लालू फैमिली के राजनीतिक हित क्या परिवार पर भारी पड़ रहे हैं? कि लालू पार्टी के अंदर MY समीकरण को बचाने के लिए वो चुप बैठे हैं और इसके लिए उन्हें बेटी के खिलाफ चप्पल कांड भी स्वीकार है। और सुन लीजिए आज की बड़ी खबर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी अब ये जो खुलासा कर रहे हैं, ये सुनेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा। आरजेडी के बहुत सीनियर लीडर, लालू प्रसाद यादव के करीबी शिवानंद तिवारी का दावा है कि जब परिवार में चप्पल कांड हुआ तो लालू और राबड़ी दोनों वहां मौजूद थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिवानंद तिवारी ने खुलासा किया है। उनका यह कहना है कि जब चप्पल कांड हुआ तो लालू और राबड़ी दोनों वहीं मौजूद थे, लेकिन दोनों ने रोहिणी को रोकने की कोशिश नहीं की। हमें नहीं पता इसका क्या मतलब है,
इसी के बाद लालू फैमिली में 2 मोर्चे अब बढ़ चुके हैं। ये तो 2 क्या, तीसरा हो गया ना। तेज प्रताप, तेजस्वी, अब बहन रोहिणी। एक मोर्चा तेजस्वी यादव का, एक मीसा भारती का उनके साथ दिखाई देता बन रहा है कि मीसा तेजस्वी के साथ है। और दूसरे मोर्चे में परिवार से पहले ही निकाले जा चुके तेज प्रताप यादव, घर छोड़ने वाली रोहिणी आचार्य हैं और बाकी 3 बहनें हैं। साहब कल ही खबर आई थी कि रोहिणी के बाद तेजस्वी से नाराज बाकी 3 बहनें भी घर छोड़कर दिल्ली आ चुकी। हालांकि इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस तरह की खबरें आई थी। चुनाव के नतीजे इतने, मतलब कहते हैं ना साहब, जब एक पार्टी परिवार होती है और जब परिवार ही पार्टी होती है तो फर्क क्या होता है ये समझ में आ रहा है। पिछले कुछ वक्त में ये दूसरी बार है जब लालू फैमिली से कोई बेटी दुखी मन से रोती हुई घर से निकली। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो अब बताने जा रहा हूं। रोहिणी को आपने सुना, रोहिणी ने कहा कि मेरे पर चप्पल उठाई गई, मुझे जलील किया गया, ये सारी चीजें। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार है। लालू फैमिली से कोई दूसरी बेटी भी दुखी मन से रोती हुई घर से निकली है। याद है आपको तेज प्रताप की पत्नी, याद है आपको ऐश्वर्या ने क्या आरोप लगाया था न्यूज 18 से बातचीत में कि लालू फैमिली ने उन्हें पीटते हुए घर से बाहर निकाला था, पीटते हुए, और घर में उन्हें भूखा रखकर टॉर्चर किया था। ऐश्वर्या, अब रोहिणी, और ऐश्वर्या के बाद अब लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली रोहिणी ने आरोप लगाया कि घर में उन्हें गालियां दी गई, अपमानित किया गया, चप्पल से मारने की बात तक की गई है। चप्पल से मारने की बात सुनिए। ये ऐसा हाल क्यों हुआ? अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है। देखिए कहते हुए बहुत दुख होता है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कहती है ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बेटी हूं लड़ सकती हूं। ये सारी पार्टियां मौन व्रत पर हैं, मौन धारण किया हुआ है। ऐश्वर्या और अब रोहिणी के साथ जो कुछ हुआ वो कह रही है चप्पल मारने की कोशिश हुई। लेकिन गठबंधन की मजबूरी कह लीजिए, चुप्पी जरूरी है। कोई पार्टियां लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो रोहिणी के साथ हुआ, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं एक बार को छोड़ दीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन जो रोहिणी के साथ हुआ क्या वो सही हुआ? कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा है कि लालू फैमिली में फाइट की शुरुआत बिहार चुनाव के नतीजों की वजह से हुई। बिहार चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी की सबसे करारी हार हुई, तेजस्वी के नेतृत्व में। इसके लिए रोहिणी ने कहा कि जो लोग खुद को आरजेडी का चाणक्य मानते हैं उन्हें जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। 15 नवंबर, यानी कि एक बार टाइमलाइन क्रोनोलॉजी समझिए, 15 नवंबर चुनाव नतीजों के अगले दिन, 14 को नतीजे आए थे, उसके अगले दिन तेजस्वी और रोहिणी में जबरदस्त बहस हुई। बहस के दौरान रोहिणी ने तेजस्वी की चुनावी रणनीति को आरजेडी की करारी हार का जिम्मेदार बताया। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। रोहिणी ने कहा कि पूरा चुनाव तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज खान के सुझावों पर किया गया। तेजस्वी यादव जो हैं वो संजय यादव और रमीज खान के सुझावों पर चलते रहे पूरे चुनाव में। तेजस्वी यादव, रोहिणी के आरोपों पर जब तेजस्वी यादव नाराज हुए तो रोहिणी ने कहा कि चुनाव का पूरा कंट्रोल तेजस्वी के पास था, इसलिए जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, जब परिवार ही पार्टी होती है ना तो ये सब होता है। अब बताया जा रहा साहब कि रोहिणी के तीखे आरोपों के बाद तेजस्वी इतना भड़क गए कि नौबत चप्पल कांड तक आ गई। रोहिणी ने इसके बाद 15 नवंबर को सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार को छोड़ रही हैं। राजनीति छोड़ रही हैं, परिवार को छोड़ रही हैं, क्योंकि संजय यादव और रमीज खान ने उन्हें ऐसा ही करने को कहा था। मतलब आप एक और चीज समझिए, रोहिणी तेजस्वी से 11 साल बड़ी हैं, उसके बावजूद आरोपों के हिसाब से उन पर चप्पल मारने की कोशिश हुई। रमीज खान और संजय यादव, ये दो नाम बार बार रोहिणी ले रही हैं। इसके बाद एक और पोस्ट रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे बोला गया कि उन्होंने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी।
बोलते हुए भी शर्म आती है। आप सोच कर देखिए, एक बेटी ने इतना बड़ा उदाहरण पेश किया था, जिसने हर एक ने उनको नमन किया था। रोहिणी को अपने पिता को किडनी दी थी। उन्होंने लिखा, रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे बोला गया कि उन्होंने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, इसके लिए करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया। इसके आगे रोहिणी ने लिखा कि वो सभी बेटियों को कहना चाहेंगी कि वो अपने मायके में भूल कर भी भगवान रूपी पिता को ना बचाएं और उस घर के बेटे को कहें कि वो खुद अपनी या अपने हरियाणवी दोस्त को किडनी दान करने के लिए कहे। इस पोस्ट से पता लगता है साहब कि रोहिणी कितनी बुरी तरह आहत हैं। इस पोस्ट में रोहिणी ने तेजस्वी के अच्छा ये भी जरूरी है, संजय यादव कौन है? जो परिवार से बड़ा, मतलब रोहिणी बहन, हरियाणवी दोस्त का जिक्र किया। वो शायद संजय यादव है। कौन है वो? हरियाणा के रहने वाले संजय यादव और रमीज खान के साथ तेजस्वी का लंबे वक्त से वो कामकाज देख रहे हैं दोनों। अब ये कहा जाता है आरजेडी में दोनों इतने ताकतवर हैं कि पार्टी से जुड़ा कोई भी फैसला वही लेते हैं। तेज प्रताप यादव ने भी इन दोनों पर, संजय यादव पर आरोप लगाया था। तेज प्रताप यादव एक भाई छोड़कर गया, बहन भी छोड़कर गई, वो भी आरोप संजय यादव पर। कहते हैं कि पार्टी का कोई भी फैसला जो यही दोनों लेते हैं। और जब आरजेडी की ओर से संजय यादव को राज्यसभा सांसद बनाया गया तो रोहिणी समेत पार्टी के कई बड़े नेता नाराज थे। इसके बावजूद संजय यादव राज्यसभा गए। कहानी तो यहां तक बताई जाती है साहब कि क्रिकेट के दिनों से तेजस्वी के साथ रहे रमीज खान का भी टीम तेजस्वी में काफी दबदबा है। स्थिति है कि तेजस्वी से करीब 10 साल बड़ी रोहिणी आचार्य ने बताया कि रमीज खान और संजय यादव का नाम लेने पर उन्हें अपमानित किया गया, चप्पल तक उठाई गई। अब कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि अगर, देखिए हमें नहीं पता, अगर रोहिणी के आरोप सही हैं या आरोपों में दम नहीं है, तो तेजस्वी यादव इस चप्पल कांड पर अब तक चुप क्यों है? तेजस्वी चाहते तो कह सकते थे कि रोहिणी के आरोप गलत हैं, लेकिन चुप होने का मतलब क्या रोहिणी सही है? सवाल यह भी, लोकतंत्र बचाने की बातें करने वाले तेजस्वी क्या परिवार में ही लोकतंत्र नहीं चाहते? यह घटना तेजस्वी यादव की साहब, मैं कह रहा हूं, सामाजिक छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा है, बहुत गंभीर सवाल है। परिवार में बेटी पर चप्पल और वोट मांगे जा रहे थे बेटी बचाओ। बिहार की बेटियों ने क्यों नहीं वोट दिया तेजस्वी यादव को या आरजेडी को? वजह दुनिया के सामने है। तेजस्वी से जरूर, मैं कह रहा हूं, पूछा जाएगा कि अगर वो परिवार को नहीं संभाल पा रहे तो पार्टी और प्रदेश को क्या संभाल पाते? अगर बहन रोहिणी के आरोप सही हैं तो उन्हें चप्पल से मारने की बात हुई, गाली दी गई, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा साहब। जहां बड़ी बहन का सम्मान नहीं है तो प्रदेश की महिलाओं का सम्मान कितना होता? बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया है। कोई सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन बेटी है हमारी, शादी हुआ है, परिवार है, तो वहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी? रो के गई हैं, वो कह रहे हैं कि चप्पल से मारा। ये तो लिख रहे हैं आप लोग, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। झूठ बोल रही हैं रोहिणी जी। नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। साहब, एक और बड़ी खबर, आरजेडी की हार पर पार्टी की समीक्षा बैठक के अलावा आज बिहार कांग्रेस की भी समीक्षा बैठक हुई। बिहार कांग्रेस की हार के कारणों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस ने माना कि तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की जिद हार का एक कारण थी, और भी कई कारण, लेकिन तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की जिद हार का कारण। वजह नंबर 2, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस जो प्रोजेक्ट किया गया, वो अब आप जानते हैं कि 2% मल्लाह समुदाय से आने वाले को उप मुख्यमंत्री मुसलमान क्या दरी बिछाएगा? ये ओवैसी साहब ने सवाल उठा दिया था, तो मुसलमान भी छिटका कि हमारे लिए क्या है। ओवैसी ने कहा कि दरी बिछाने के लिए। तो ये कांग्रेस मान रही है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस जो प्रोजेक्ट किया गया वो, और सबसे बड़ा तेजस्वी यादव, कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका जी, पार्टी, उसमें कोई गलती नहीं है। जो सबसे बड़े जो एक फ्लॉ था वो है तेजस्वी यादव को सीएम फेस जो अनाउंस किया गया उसका वो जिद, वो दूसरा मुकेश सहनी को जो डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया, और कमजोर चुनाव प्रचार
नीतीश के सामने फीकी रणनीति चौथा कारण, और सबसे जरूरी वो कैसे चुनाव आयोग और वोट चोरी। जी हां, चुनाव आयोग। एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, दिल्ली बम धमाके को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रॉकेट अटैक का प्लान था, ड्रोन के जरिए रॉकेट बम से हमले की तैयारी थी। दिल्ली आतंकी हमले को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। रॉकेट बम से हमला करने की योजना बना रहे थे आतंकवादी। यह खुलासा उन 2 आतंकवादियों से पूछताछ में सामने आया है जिन्हें एनआईए ने अरेस्ट किया है। आपको याद होगा, कार के जरिए धमाका करने से पहले आतंकवादियों ने ड्रोन तकनीक में बदलाव करके, आप सोच कर देखिए 10-11 में कितना खतरनाक हमला करना चाह रहे थे। रॉकेट मॉडल से ये रॉकेट ड्रोन के जरिए रॉकेट बम धमाका करने के इनका प्लान था। ये 10-11 आतंकवादियों ने इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी मदद लेने की योजना बनाई थी। ये बहुत बड़ी खबर है। ये सारे खुलासे एनआईए से पूछताछ के दौरान हुए हैं ताकि ड्रोन को मॉडिफाई करके रॉकेट बम, ड्रोन को मॉडिफाई करके रॉकेट बम की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा आतंकी हमले को लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और आज के 10 बड़े खुलासे इस आतंकी हमले को लेकर। अब बात इसकी। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट, लाल किले के सामने बोल पड़े। ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं आतंकियों को क्लीन चिट देने की और उन्हें निर्दोष बताने की कोशिश की। इन लोगों के जिन पे शक है अभी तो कोई प्रूव नहीं हुआ है, जिनको जो मशकूक हैं, जिनके ऊपर शक है, उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को जो पूछताछ करनी बेशक पूछताछ करे। ये महबूबा मुफ्ती जानबूझकर इस तरह का बयान देकर उसको जम्मू कश्मीर के नीति से जोड़कर आतंकियों का हौसला बढ़ाने वाला ये बयान दे रही हैं। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। देखिए, बिहार चुनावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या भविष्यवाणी की थी, आपको याद है। ये आतंकी हमले को लेकर, दिल्ली आतंकी हमला, कश्मीर का मसला, कौन क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ी खबर। लेकिन मैं इसकी शुरुआत इस खबर की करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भविष्यवाणी की थी, कांग्रेस जल्द ही टुकड़े टुकड़े होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस नामकरण किया था प्रधानमंत्री ने, अब मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी बन गई है। कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी बन गई है। अब साहब, इस बयान के पीछे मोदी का उद्देश्य यह साबित करना था कि कांग्रेस की सोच मुस्लिम लीग वाली है, राष्ट्रवादी एजेंडे से हटकर कुछ विचारधाराओं तक सीमित हो गई है, मुस्लिम लीग वाली है, जो आतंकवाद से भी तुष्टीकरण का एजेंडा, आतंकवाद में भी तुष्टीकरण का एजेंडा ढूंढती है और आतंकवादियों को भी मजहबी डिस्काउंट देती है। आतंकवाद में मारे गए निर्दोष लोगों की बजाय आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं, बाटला। तो प्रधानमंत्री ने नामकरण किया था, वो नामकरण एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं क्या नामकरण था। मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस, एमएमसी, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। देखिए, ये नामकरण प्रधानमंत्री ने राजनीतिक तौर पर निशाना साधने के लिए किया था, लेकिन पीएम की इस बात को क्या कांग्रेस के नेता ही सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत बड़ी खबर है, इनका बयान सुनिएगा। महाराष्ट्र से आने वाले कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी के बड़े सिपहसालार हुसैन दलवाई ने दिल्ली बम धमाकों पर एक तरह से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को लगभग क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट देते हुए अपने देश पर सवाल उठा दिए। जो उन्होंने कहा है, आपको लगेगा ये तो पाकिस्तान ये सब कह सकता है, कोई भारत का नेता ऐसा कह ही नहीं सकता। हुसैन दलवाई ने कहा, मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने खुद ये बयान सुना, मुझे लगा कोई भारत का नेता इस तरह की बात कह ही नहीं सकता है। कोई इस तरह की बात भारत, मुझे लगा इस तरह का बयान आएगा तो पाकिस्तान से आएगा कि इसके पीछे आरएसएस हो सकता है, दिल्ली आतंकी हमले के पीछे, उसकी जांच करो, या और दो तीन चीजें जो कहीं। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि चुनाव आते ही बम कांड क्यों हो जाते हैं। यह आपको लग रहा होगा ये पाकिस्तान से बयान आया, नहीं, हुसैन दलवाई साहब का बयान है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आते ही भारत में बम कांड क्यों हो जाते हैं।
उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरह अन्याय हो रहा है, क्या उसका यह नतीजा तो नहीं। ये शब्द हुसैन दलवाई के, इन्होंने दिल्ली आतंकी हमले को कश्मीर से जोड़ दिया। कश्मीर में जो स्थिति है, जो हालात है, जो नाइंसाफी हो रही है, कहीं उसका नतीजा तो नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पाकिस्तान तो भारत में आतंकी हमले को कश्मीर से जोड़ता है, लेकिन हमारे यहां भारत के नेता इस तरह की बात करेंगे किसी ने सोचा नहीं था। और तीसरा सुनिए, कह रहे हैं कि आरएसएस की भी जांच होनी चाहिए। आरएसएस की, साहब सीधा सा सवाल बिना लाग लपेट के। कांग्रेस नेता का यह कहना है कि इलेक्शन आते ही बम कांड क्यों होते हैं। क्या यह पाकिस्तानी आतंकवादियों को कवर फायर देना नहीं है कि ये इसके पीछे चुनाव है, इस आतंकी हमले के पीछे कांग्रेस के नेताओं के हिसाब से चुनाव है, कोई पाकिस्तान नहीं है, चुनाव की वजह से ये सब हुआ। क्या कश्मीर में अन्याय की बात करके हुसैन दलवाई ने लाल किला ब्लास्ट में जिम्मेदार आतंकवादियों की हरकत को जायज ठहराने की कोशिश नहीं की है, जो उन्होंने कश्मीर से जोड़ दिया। और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस वजह से क्या ये सब हो रहा है, तो क्या ये टेररिज्म का जस्टिफिकेशन नहीं है। और क्या लाल किला ब्लास्ट में आरएसएस का नाम उछालना किसके एजेंडे को आगे बढ़ाना है और किसे क्लीन चिट देना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। ये 3 सवाल हैं। लेकिन साहब, जिस तरह कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह 26/11 के आतंकी हमले के बाद आरएसएस की साजिश बताने वाली किताब का विमोचन कर रहे थे, याद है जब 26/11 हुआ, दिग्विजय सिंह आरएसएस की साजिश बताने की कोशिश, ये देखिए वो तस्वीर भी है, आरएसएस की साजिश। यहां पर भी क्या उसी तरह हुसैन दलवाई ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी तो बेचारे कश्मीर में अन्याय का विरोध कर रहे हैं और आरएसएस द्वारा उकसाए गए थे। ध्यान देने वाली बात यह कि हुसैन दलवाई के इस घटिया, देखिए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, बहुत ही घटिया, ओछा, बकवास, शर्मनाक और आतंकी हमले को अन्याय का बदला बताने वाले इस बयान को कांग्रेस के ना किसी बड़े नेता ने अब तक गलत नहीं बताया। कोई नहीं, मतलब राहुल गांधी, प्रियंका, वैसे तो राहुल गांधी मुझे याद है वो तो खुद पुलवामा अटैक पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पुलवामा हमले से किसे फायदा, मुझे याद है उनका पोस्ट आज भी। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत किसी नेता ने नहीं कहा कि यह गलत बयान है। हुसैन दलवाई का आतंकवादियों के समर्थन में इस तरह का बयान देना, वकालत करना, यह गलत है, किसी ने नहीं कहा। कांग्रेस नेताओं को इस बात की उम्मीद इसलिए नहीं करनी चाहिए कांग्रेस से, क्योंकि कुछ वक्त पहले मैं फिर कहूंगा, सलमान खुर्शीद ने दावा किया था, याद है ना, सोनिया गांधी, आंसू, बाटला हाउस एनकाउंटर, वो सारी चीजें कोई भूला नहीं है। हुसैन दलवाई से पहले कांग्रेस के नेता उदित राज ने दिल्ली ब्लास्ट को लाल किला दंगों से जोड़ दिया था। कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं नंबर बढ़ाने के चक्कर में, पार्टी में नंबर बढ़ाने के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने कहा था कि चुनाव के आसपास बम ब्लास्ट जैसी घटना की आशंका रहती है। क्या होता है, बड़े नेता खुद नहीं बोलते हैं, वो इस तरह से क्या मतलब बुलवाया जाता है इस तरह से, फिर डिनायल आ जाता है कि नहीं हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अभी तक ये भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि पुलवामा चुनाव के दौरान उदित राज के इस पोस्ट के बाद सवाल उठे कि क्या ये बताना चाह रहे हैं कि लाल किला ब्लास्ट में आतंकवादियों का नहीं चुनाव का हाथ है। डिलीट हुआ था ये पोस्ट बाद में डिलीट करना पड़ा था उन्हें। इस पोस्ट के बाद उन्होंने भी ये पूछा था कि लाल किला ब्लास्ट मामले में एक ही समुदाय से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है। एक और बयान, पी चिदम्बरम, उनसे सीनियर लीडर कौन है कांग्रेस पार्टी में, वो तो देश के गृह मंत्री रहे हैं। ये कांग्रेस की क्या पॉलिसी है। उन्होंने लाल किला ब्लास्ट में बयान दिया था, करीब करीब आप कह सकते हैं कि टेरर को कवर फायर। मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने एक पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जो परिस्थितियां हैं ना, जो भारतीय पढ़े लिखे नागरिक भी हथियार आतंकवादी बन रहे हैं, उस पर हमें अपने आप से सवाल पूछने चाहिए। ये वो पोस्ट था। हुसैन दलवाई, उदित राज, पी चिदम्बरम ये पूछ रहे हैं कि वो हालात पर हमें अपने आप आतंकवादियों से क्यों सवाल पूछने हैं। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या हालात बन रहे हैं कि पढ़े लिखे भारतीय भी आतंकवादी बन रहे हैं। ये लगातार साबित करने की क्या कोशिश हो रही है कि आतंकवादी तो बेचारे हालात के मारे, मजबूरी के मारे, अन्याय अत्याचार से परेशान है और मजबूरी में वो 3200 किलो विस्फोटक बारूद इकट्ठा करके देश भर में वो ब्लास्ट करना चाह रहे थे, मजबूरी के मारे बेचारे। इसी को लेकर मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अब नए जमाने की ना मुस्लिम लीग माओवादी यानी कि एमएमसी बन गई है। एमएमसी, सुनिए। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसके कुछ
उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं आतंकियों को क्लीन चिट देने की और उन्हें निर्दोष बताने की कोशिश की है। जब भी कोई आतंकी घटना होती है, ये लोग आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं, सुरक्षा एजेंसी इसके साथ नहीं। ये तो अफजल हम शर्मिंदा है भी कहते हैं, ये तो याकूब मेमन के साथ भी खड़े हो जाते हैं, ये तो नक्सलियों को भी शहीद मानने लगते हैं। देखिए, अन्याय तो हुआ है, कश्मीर में अन्याय तो हुआ ही, तो मानना पड़ेगा। अन्याय हो गया पत्थरबाजों के साथ, बेचारों के साथ, उनकी पेमेंट बंद हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई। अन्याय हो गया आतंकवादियों के साथ, आतंकवादी हमले जो हैं, अगर ये जो अभी हाल फिलहाल हुआ उस आतंकवादी हमले को छोड़ दिया जाए तो उस तरह का कोई आतंकवादी हमला वो नहीं हो रहा है। अन्याय तो हुआ है वहां के अलगाववादी ताकतों के साथ, क्योंकि उनकी जगह प्रधानमंत्री कार्यालय से जेल में है। अब अन्याय तो हुआ है और ये अन्याय भारत को बहुत पसंद आ रहा है साहब। लेकिन आतंकवादियों को मासूम, बेचारा, हालात का मारा बताने वाले ये बयान असल में तुष्टीकरण की रेस में सबसे बड़ा फेस बनने के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली पर आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादियों का जैसा बचाव कट्टरपंथी माने जाने वाले मौलवी मौलानाओं ने नहीं किया ना साहब, उससे बढ़कर नेता आतंकवादियों की वकालत कर रहे हैं। ये एक और सुनेंगे, महबूबा मुफ्ती वो क्या कह रही हैं। उनका कहना है कि लाल किला ब्लास्ट के लिए आतंकवादी नहीं, देश में बढ़ती असुरक्षा की भावना और जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता है। आतंकवादी मतलब बेचारे, वो ये कहना चाह रही है वो असुरक्षित थे, कश्मीर में केंद्र की नीतियां काम नहीं कर रही थी, इसलिए लाल किले पर धमाका कर दिया, 3200 किलो विस्फोटक ले आए। बयान सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर एक पढ़ा लिखा युवा, एक डॉक्टर अपने शरीर पर आरडीएक्स बांधकर खुद को दूसरों को मार डालता है तो इसका मतलब है कि देश में कोई सुरक्षा नहीं है। ये बात ठीक है, सिक्योरिटी फेलियर है। इसके अलावा भारत को पाकिस्तान के एटम बम से धमकाने वाले, और साहब वो तो भूलना नहीं चाहिए, अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर चीन से मदद की मांग करने वाले फारूक अब्दुल्ला, दहशतगर्दी से ऐसी हमदर्दी। कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन डॉक्टर्स को यह रास्ता अख्तियार करना पड़ा। इसके लिए लाल किला ब्लास्ट को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ हासिल नहीं हुआ, अब ना हो ऑपरेशन सिंदूर। सवाल यह है, हुसैन दलवाई, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता किसे कश्मीर के लोगों पर अत्याचार बता रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, पत्थरबाजी रोक दी गई, ये अत्याचार, ये वहां पर अन्याय, वहां पर विकास और खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है, ये अन्याय, या फिर अलगाववादियों को पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से मिलने वाली फंडिंग रोक दी गई है, या ये अन्याय। मतलब आप सोच कर देखिए, जो नेता आतंकवाद को क्लीन चिट देने में लगे हैं, पाकिस्तान को कवर फायर देने में लगे हैं, चुनाव को बम धमाकों की वजह बताने में लगे हैं, लेकिन चरमपंथ, कट्टरपंथ, जिहाद, आतंकी मॉड्यूल और भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की साजिश पर इनके मुंह सिल जाते हैं, वो किसके सगे हैं? आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट, लाल किले के सामने बोल पड़ी। क्या वजह है कि इन लोगों को इतना बड़ा फैसला करना पड़ा कि अपनी जान भी देनी पड़ी और इतना बड़ा एक्सप्लोजन करके बेगुनाहों को मारना पड़ा? क्या वजह है? और यही सिर्फ नहीं है, हमारे कितने बच्चों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो घरों से निकाला जा रहा है, उसका कसूर नहीं है, वो नहीं जानते। और इन नेताओं का दर्द बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर है, बुलडोजर एक्शन हो सकता है साहब। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जल्द ही इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। बुलडोजर की कार्रवाई जमीन अधिग्रहण मामले में हो सकती है, जिसकी जांच फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। बुलडोजर एक्शन, जिला प्रशासन यूनिवर्सिटी की पैमाइश का काम पूरा कर लिया है और जहां आतंकी लैब, आतंकी जहां तैयार हो रहे थे, उस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मामले में यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को क्राइम ब्रांच ने नोटिस भी भेज दिया है। मैं कह रहा हूं किसी भी वक्त वो सुखद तस्वीर आ सकती है अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। हालांकि कुछ लोगों के लिए दुखद हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सुखद हो सकती है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर एक और बड़ी खबर है साहब, ईडी की जांच भी जल्द शुरू हो सकती है। ईडी ने एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों से इस मामले की पूरी जानकारी, एफआईआर की कॉपी मांग ली है। ईडी
जल्दी केस दर्ज करके यूनिवर्सिटी को होने वाली विदेशी फंडिंग की जांच भी शुरू हो सकती है। ईडी की टीम जल्दी यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन भी कर सकती है। 10 बड़ी खबरें दिल्ली आतंकी हमले को लेकर जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बड़ी खबर आज की यह है, दिल्ली में रॉकेट मॉडल से बम धमाके की योजना थी। ड्रोन रॉकेट बम, आतंकी कार ब्लास्ट से पहले दिल्ली में रॉकेट धमाका करना चाहते थे। नंबर 1, इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी मदद लेने की तैयारी वो कर चुके थे। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव करके धमाके की प्लानिंग की गई थी। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, एनआईए ने जैश के आतंकी डॉक्टर उमर के एक और सहयोगी को आज गिरफ्तार कर लिया। एक और गिरफ्तारी हुई है। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम है जसीर बिलाल उर्फ दानिश। दूसरी एक और गिरफ्तारी। तीसरा, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी फिदाइन डॉक्टर आमिर राशिद को आज कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया उसको। 10 दिन। आमिर पर डॉक्टर उमर फिदाइन जिसने गाड़ी उड़ा दी, उसकी मदद करने का इस पर आरोप है। एनआईए उसे अन्य आरोपियों के साथ पूछताछ के लिए फरीदाबाद और यह भी बताया जा रहा है पुलवामा भी इसको ले जाया जा सकता है। पुलवामा। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। कार की ड्राइविंग सीट के नीचे एक जूता मिला है। इसके अलावा सीट के नीचे भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों का कहना है कि मोहम्मद उमर शू बॉम्बर हो सकता है। ये एक टर्म आज सामने आई, शू बॉम्बर। नंबर 5, दिल्ली ब्लास्ट के कई आतंकवादियों ने कई शहरों को दहलाने के लिए खतरनाक लोन वुल्फ अटैक की भी प्लानिंग की थी। लोन वुल्फ अटैक। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के मोबाइल की जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि देर रात सभी आतंकी आपस में बातचीत करते थे और धमाकों की प्लानिंग की जाती थी। ये लोन वुल्फ अटैक, इसके लिए नाम दिया गया था वॉल्फ पैक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें सभी आरोपी वॉल्फ आर यानी कि देर रात एक्टिव रहते थे। ये सारी जानकारी आज सामने आई है। अपडेट नंबर 6, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट्स की जांच में खुलासा हुआ है कि उसने पिछले 7 सालों में करीब 1,55,00,000 1.5 करोड़ का लेन देन किया। डॉक्टर शाहीन कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर में कुल मिलाकर 7 अलग अलग बैंक खातों का उसका पता चला है। 1.5 करोड़। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी खबर है, जिसका मैंने बताया बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पैमाइश हो रही है, कभी भी बुलडोजर चल सकता है। एक और बड़ी खबर है, यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर ईडी भी जांच शुरू कर सकती है। एनआईए, ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो सकती है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जावेद के भाई हमूद को एमपी पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में पकड़ लिया। सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी मॉड्यूल के मामले में यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भी समन भेज दिया गया है। और आखिरी अपडेट, मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। दिल्ली आतंकी हमले में मृतकों की संख्या 15। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में कौन सा संकल्प जिस पर छिड़ गया हड़कंप, अब बात इसकी। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बागेश्वर 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 धाम, जय श्री राम बागेश्वर धाम, जय हनुमान। बस बोलो क्षेत्र में अब मांस वगैरह नहीं चलेगी। जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। लोगों ने चैलेंज किया था, हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया चैलेंज करते रहो, दम है कितना दबंग तेरे, देख लिया हमने। साहब देखिए, बड़ी खबर है, आप सभी जानते हैं बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 10 दिन पहले दिल्ली से हिंदू एकता पदयात्रा की जो शुरुआत की थी, ये पदयात्रा नंबर 2 थी, हिंदू एकता पदयात्रा, उसका कल मथुरा में समापन हो चुका है। इस यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा विवाद हुआ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान को लेकर। कल बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा के समापन के मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू एकता पदयात्रा पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और अगली सनातन यात्रा उन्होंने ऐलान किया दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक होगी।
इस बयान में आगे उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा करने के लिए देश के सभी सनातनियों को आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ एक मंच पर आना होगा और सनातन धर्म में अब जिस पर विवाद हुआ, ओम शांति का वक्त चला गया है, अब ओम क्रांति का वक्त है। ओम शांति नहीं, ओम क्रांति। साहब, इस बयान को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो भड़काने वाला बयान है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, हिंसा और युद्ध के लिए उकसाने वाला, भड़काने वाला। ओम शांति नहीं, ओम क्रांति। जगत गुरु रामभद्राचार्य के समर्थकों का कहना है कि साहब उन्होंने सनातनियों को बताया कि अब निष्क्रिय शांति नहीं बल्कि सक्रिय क्रांति, सक्रिय परिवर्तन का समय है और ओम क्रांति का संकेत मूल सांस्कृतिक और सनातनी जड़ों की ओर लौटने, मतलब आप कह सकते हैं न्यू चैप्टर है ये। दूसरी ओर इसी मन से धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी ऐसा बयान दे दिया जो कई लोगों के पेट में मरोड़े पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को असली खतरा सनातन धर्म को ना मानने वालों से नहीं, वो कह रहे हैं उन लोगों से है जो हिंदू होते हुए भी कथित सेकुलर हैं। सेकुलर, सुनिए। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका, बंद करो ये नारा। अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं। मैं कोई रटा हुआ वाक्य नहीं बोलता, जो कहता हूं वो करता भी हूं। अब हम क्रांति करेंगे और इनके प्रत्येक कृत्य का दंड देंगे। हिंदुओं को खतरा उनसे, मुसलमान उन्हें तो हैंडल कर लेंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो उनसे है जो कोई भी हिंदू बड़ी जगह पर पहुंच जाता है, बड़े पद पे पहुंच जाता है, झट वो सेकुलर हो जाता है और हम हिंदुओं को अनाथ की तरह छोड़ के चला जाता है। उससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान। उधर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की संत महासभा ने एक मंदिरों में गैर सनातनियों की यानी कि गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मुहिम छेड़ दिया। मंदिरों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री। शुरुआत छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सुरेश्वर महादेव पीठ और शिव मंदिर से कर दी गई है। संत महासभा ने कहा कि पूरे देश के मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद हो जानी चाहिए। यहां तो दोनों मंदिरों के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है, साफ शब्दों में लिखा गया है साहब कि मंदिर के अंदर किसी भी गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है। संत महासभा ने ऐलान कर दिया कि जल्द ही वो छत्तीसगढ़ के करीब 1.25 लाख मंदिरों को भी इस अभियान में शामिल करेगा और हर मंदिर के बाहर ऐसे ही बोर्ड लगाए जाएंगे। धर्मांतरण के खिलाफ भी मुहिम चलाने की घोषणा की है। संत महासभा के इस अभियान का कई संतों ने स्वागत किया है। सुनिए। ये अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक तस्वीरें हैं। लोग हैं सारे, वो इकट्ठे हुए और खूब वो स्ट्रॉन्ग बने। ये तस्वीरें सनातनी एकता की प्रतिबिंब हैं। ये तस्वीरें विहंगम और विराट संकल्प की शुरुआत हैं। ये तस्वीरें हैं बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर के कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई यात्रा का वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 16 नवंबर को भव्यता के साथ समापन हुआ। हम सभी हिंदू सनातनी शपथ लेते हैं संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे। दिनों तक चली इस यात्रा का उद्देश्य सनातनी एकता का संदेश देना था। इन 10 दिनों में ये यात्रा 422 ग्राम पंचायतों, कस्बों और नगरों से गुजरी और जहां-जहां से गुजरी जन सैलाब ने इसमें शामिल होकर इस यात्रा की कामयाबी का प्रमाण दिया। हालांकि ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। इस यात्रा को नहीं होने की धमकियां भी मिली। यात्रा पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से शासन तक ही नहीं, राष्ट्रपति तक को पत्र लिखा गया।
लेकिन ना यात्रा रुकी और ना ही झुकी, बल्कि समाज के हर हिस्से ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आखिरकार इस यात्रा ने इतिहास रच दिया। विरोधी ताकतें इस कार्य को, इस मिशन को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं, तरह तरह के उपद्रव कर रही हैं। हमको यही जवाब देना चाहेंगे, जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया तुम चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया हमने। हर बाधा दूर हुई, एकता यात्रा का विरोध चलता रहा और हिंदू एकता के समर्थक इस यात्रा का साथ देते रहे। करीब 150 किलोमीटर की इस हिंदू एकता यात्रा में कभी कथावाचक शामिल हुए, तो कभी संत समाज के बड़े चेहरे शामिल हुए, कभी क्रिकेटर शामिल हुए, तो कभी रेसलर ने अपना समर्थन जताया, कभी फिल्मी सितारे बाबा बागेश्वर के साथ दिखे, तो कभी मंत्री से मुख्यमंत्री तक अपनी शुभकामनाओं के साथ नजर आए। और इस दौरान सभी बस एक ही रंग में नजर आए, संस्कृति का रंग, सौम्यता का रंग, शालीनता का रंग और सनातन का रंग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल संतों में मृदुलकांत शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य और चिन्मयानंद बापू जैसे संत का नाम है। वहीं इस पद यात्रा में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती और कथावाचक जया किशोरी भी नजर आईं। जया किशोरी इस सनातन एकता पद यात्रा में आगे आगे चलती नजर आईं। ये पहला मौका था जब जया किशोरी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी एक साथ दर्ज हुई। करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, इसका आकर्षण भी वैसे वैसे आगे बढ़ता गया। यही वजह है कि इस हिंदू एकता पद यात्रा में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यात्रा में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, निर्माता निर्देशक एकता कपूर और अभिनेता राजपाल यादव जैसे चेहरे भी मौजूद रहे। जो भी आया हिंदू एकता का समर्थन किया और भक्ति भाव को भी प्रकट किया। ऐसी ही प्रस्तुति हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल प्रसिद्ध गायक बी प्राक और जुबिन नौटियाल ने भी की, जिनके भक्ति भाव पर लोग भाव विभोर दिखे। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं।